नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए खास बुलेटिन। चलिए आपको सबसे पहले दिखा लेते हैं कि उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब पहुंचकर माथा टेका और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। और इसके बाद मुख्यमंत्री डेरा कार सेवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिवंगत बाबा तरसेम सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जोगेंद्र सिंह, निदेशक गुरवंत सिंह, प्रकाश सिंह, गुरदयाल सिंह, उपाध्यक्ष किसान आयोग राज्यपाल सिंह और यहां दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल और उनके साथ ही तमाम लोग उपस्थित रहे। हमारे आसपास थोड़ा तो जंगल है। मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है और जब भी बिना कृपा के कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। जब भी गुरु घर का बुलावा होता है तब यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राज्य में सुख शांति रहे, कि हमारा हर दृष्टि से खुशहाल हो। 21वीं सदी का हमारा तीसरा दशक है। उत्तराखंड को इन 10 सालों में उत्तराखंड हर क्षेत्र में प्रगति करती है, हर प्रकार से समृद्ध कृपा बनी है। उत्तराखंड में दंगों प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन की मंजूरी मिल गई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा नेताओं ने इस विधेयक को यहां राज्य के लिए जरूरी बताया है। तो आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये कानून किसी एक विशेष समुदाय को डराने के लिए बनाया गया है। भाजपा कानून व्यवस्था को सही से लागू कर पाने में असमर्थ है, इसलिए उसे इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अधिकतर दंगों में भाजपा दंगई के रूप में शामिल है। कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत थी और आज पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। आप आम जनमानस से अगर बात कीजिए, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, उसकी बचत होगी, समय की बचत होगी, देश का विकास होगा। तो मैं अपने कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, आप वो सुबुद्धि दे, नहीं तो यहाँ की जनता ने जो आपका हाल किया उससे बुरा हाल आपका होने वाला है। ये अगर हल्द्वानी के दंगे की बात करें तो सरकार ने कराया, और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कहीं दंगा हुआ है। अगर दंगा हुआ है तो उसमें भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता आपको साफ साफ दिखाई देगी, चाहे वो रुद्रपुर का दंगा था। तो सरकार ने आंदोलनकारियों को उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले यहाँ से धरना स्थल हटाकर काला पानी बना दिया, देहरादून जो है परेड ग्राउंड से हटाकर उसे काला पानी बना दिया, ताकि कोई भी आवाज उठाए तो सरकार के कानून तक न पहुंचे और उसको प्रेस मीडिया वहां तक न पहुंच पाए। फिर जो है सरकार दंगाइयों के नाम पर जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो भू कानून वाले हों, चाहे जो है मूल निवास वाले हमारे साथी हों, चाहे हमारे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो, जो आज सरकार से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन सबकी आवाज दबाने के लिए सब किया गया। मुझे आप ये बताइए, भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? आप कानून का पालन नहीं करते, ये केवल खोखली बातें हैं। केवल मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून, अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही। ये सिर्फ एक नारा है इनका, सिर्फ ये जो हमारे कमजोर पक्ष है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको डराने के लिए सिर्फ एक ये घोषणा है, एक खोखला नारा है।
लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते बरसात में पहाड़ों में लोगों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संजीदगी के साथ काम करती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। प्रदेश में जगह जगह पर पुल टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अधिकतर सड़कें बंद हैं, लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव का संपर्क टूट चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण हल्द्वानी का गौला पुल है, जो बीते दिनों कई बार आप देखिए बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को नींद से जागकर यहां अब लोगों के लिए सोचना होगा। आज हम जो यहाँ नगर आयुक्त हैं गौरव जी, उनको एक ज्ञापन देने आए हैं कि महानगर निगम में जो क्षेत्र की समस्या है, सबसे मेन समस्या इस टाइम डेंगू की चल रही है। पूरे क्षेत्र में इतने खड्डे हो रखे हैं, जल भराव हो रखा, उस कारण पूरे क्षेत्र में लोग बीमार हो रहे हैं डेंगू के कारण। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ी बात है कि पथ प्रकाश, शहर में लाइट ही नहीं है, खंभों में खाली लाइट लगी हुई है, लाइट जलती नहीं। उसके कारण क्या है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। उसको लेकर आज हमने उनको ज्ञापन दिया। और ये कचरा जो हमारे गंदगी है उसको उठाने के लिए भी हमने उनको कहा ये जहाँ जहाँ गंदगी है उसके कारण भी बहुत महामारी फैल रही है, उसको भी उसको तुरंत उठाया जाए। नहीं, हमने तो उन्हें चेतावनी दे दी, अगर ये निर्माण कार्य डेंगू का हो, पथ प्रकाश का हो, ये जो गंदगी है, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनमें अगर आपने 10-15 दिन का कार्य ये नहीं किए गए, नहीं तो मजबूरन होकर हम कांग्रेस जन यहाँ पे धरना देंगे, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों की होगी। नहीं, दूसरा उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमने मेन वार्ड नंबर 73 का एक मामला है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य इतना गंदा चल रहा है कि रेत में सीमेंट मिलाया जा रहा है। सड़क कभी रेत से बनती है, उसके लिए डस्ट चाहिए, ग्रिड चाहिए। वो निर्माण जो ठेकेदार कर रहा है उसको हमने कहा तुरंत उसका ये सस्पेंड किया जाए ठेकेदार को और उसको मौके में जाके उस निर्माण को देखा जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस काम को रुकाएंगे और उस पुलिया जो बन रही है, पुलिया का अगर बनाना है तो तोड़ के बनाए, उसके ऊपर उसको लिपापोती नहीं की जाए। भाजपुर रोड स्थित यहां जिले की अग्रणी इंडिया ग्लाइकोज लिमिटेड आईजीएल कंपनी में आज एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हाइब्रिड मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए कंपनी की यहां ईडी आलोक सिंगल ने कहा कि किसान गोष्ठी में मक्का के उत्पादन से जितना फायदा होगा, लोगों को काफी तरीके से इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत है। किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं कंपनी को भी मक्का के उत्पादन से केमिकल बनाने में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने किसानों से मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने की भी अपील की। देखिए, मैंने जैसे अभी कहा मक्के की पैदावार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये सारा प्रोग्राम वहाँ से शुरू हुआ है जब से माननीय मोदी जी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है हिंदुस्तान में, जिससे कि हम जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश से बाहर ना जाए। अभी क्या होता है, जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है उससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल में हम एथेनॉल अल्कोहल भी मिला सकते हैं, जिससे कि हमारी उस पर निर्भरता पेट्रोल पे कम होती जाए। उसके लिए पहले हम केवल जो शुगर केन वेस्ट होता है, मोलाइसिस मतलब शीरा, उससे अल्कोहल बनाते थे, लेकिन उसकी इतनी पैदावार नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने पिछले 3 साल पहले से जो हमारा राइस, जो चावल होता है जो सड़ जाता है FCI गोडाउन में, उसको सरकार ने अलाउ करा कि आप उससे अल्कोहल बनाएं। लेकिन आज से कभी भी ये भी हो सकता है, क्योंकि चावल तो अल्टीमेटली खाने की चीज़ है, वो हमारी फूड चेन में आता है। तो उसका एक ऑल्टरनेट है मक्का, जो मक्के की पैदावार करके और उसके हम अल्कोहल बना सकते हैं, जो कि हमारी फूड चेन में भी नहीं आएगा। और वो बहुतायत में हिंदुस्तान में या किसी भी राज्य में, अभी बिहार में जैसे ज़्यादा होता है, जहाँ सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसकी पैदावार करके उससे जो अल्कोहल बनेगा वो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, देश के EBP जिसे बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, जिससे कि आप विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं। और इस इथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में 20% तक अभी हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक इसको 20% मिक्सिंग करनी है। तो आप समझिए पूरा 20% पेट्रोल में, उतना पेट्रोल कम होगा तो उतना क्रूड ऑयल कम होगा, उतना क्रूड ऑयल कम होगा तो उतनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर नहीं जाएगी, जिससे कि देश की प्रगति, उस मनी को, उस पैसे को हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरे कार्यक्रमों में लगा सकते हैं। तो सर क्या इससे किसानों की आय भी किसानों की आय बढ़ेगी, वो वही इनको समझाना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मक्का पैदा होता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उनकी आय, यही इनको समझना है कि अगर वो चावल लगाते हैं तो कितनी पैदावार होती है पर एकड़ में या पर हेक्टेयर में, विज अगर वो उसी में मक्का लगाएं और मक्के को लगाने की, मक्के की पैदावार को उसको डबल करते हैं, ठीक है ना। वो इसीलिए वैज्ञानिक तरीके के करने के लिए उसी तरह के बीज होंगे, उसी तरह की ड्रिप
इरिगेशन होगा, जिसमें कि आप पर्यावरण को भी संचय कर सकते हैं, क्योंकि आपका गन्ना में और चावल में पानी बहुत लगता है। मक्का एक सूखे क्षेत्र में होता है, उसमें पानी भी कम लगेगा, जिससे कि तराई का क्षेत्र है जिसमें कि अभी पानी का वाटर टेबल डाउन होता जा रहा है, वो भी एक चिंता का कारण है। हमको ऐसा नहीं है कि केवल अल्कोहल का ही बनाना है, हमको पर्यावरण का भी संचय करना है, पर्यावरण के बारे में भी सोचना है। तो इन दोनों चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपको किसानों की आय भी बढ़ेगी, विज आप पर्यावरण का संचय भी कर सकेंगे, प्राकृतिक स्रोतों को आप बचा के भी रख सकेंगे। का आज देश का और किसानों का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और चूंकि आपको पता है कि एथेनॉल 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको लेके हमारी अपनी डिस्टिलरी काशीपुर ने एक गहन मक्का बुगाओ अभियान चला हुआ है, जिसमें कि मक्का ग्रोथ के लिए, मक्का को पैदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरे इंडिया से अच्छे साइंटिस्ट को यहाँ इकट्ठा किया है। बायर एक इंटरनेशनल कंपनी है जो सीड बनाती है, उसको इकट्ठा किया हुआ है, और साथ में यारा एक कंपनी है जो कि यहाँ पे आया है, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम करने का है कि एक मक्के की पैदावार बढ़ाने के लिए जागृति पैदा करना किसानों में, और उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा के अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, जिससे अधिक से अधिक एथेनॉल का निर्माण हो सके। हमेशा इस क्षेत्र के और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति के समय से ही यहाँ के किसान बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते आए खेती के क्षेत्र में, और अब जो है ये मक्का की खेती, क्योंकि अब गर्मी की धान का धीरे धीरे रफ्तार कम हो रहा है, तो मक्का की खेती के ऊपर में काफ़ी हमारा एक रुझान जाने वाला है, और मक्का की खेती एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होने वाला है किसान के लिए, जो कि उसकी पैदावार में और उसकी आय में बढ़ोतरी करेगा। आपको बताते चले कि आज उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह जिला अस्पताल हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई का जायजा लिया। विनय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा नगर निकाय में 14 बैठकें की गई हैं और अब हमारे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल का भ्रमण किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों द्वारा ESIC और PF और वेतन को लेकर अपनी समस्याएं बताई गई, जिसका एक पत्र बनाकर हमारे द्वारा आयोग को भेजा जाएगा, और अभी तक जितने भी भ्रमण हमारे द्वारा किए गए हैं उन सभी की रिपोर्ट बनाकर आयोग को प्रेषित की जा रही है। दिक्कत नहीं, कमियां तो यह है कि तनख्वाह टाइम में नहीं मिलती है, ऊपर से 7,300 है, जो अगर हम छुट्टी पे चले जाए हमारे पैसे कट जाते हैं 300 रुपये, और अब PF का पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस चल रहा है हमारा काम जैसे भी चल रहा है। और ऊपर से मैं यहाँ महिला की कर्मचारी थी, तो बिना गलती के मुझे सैनी भाई जी ने हटाया है यहाँ ड्यूटी पे से, जो मैं थोड़ा किसी के कहने से रखा है, तो इसमें गुस्से में इन्होंने मेरे को सीधा, मैं मदन कौशिक जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल हटा दी थी, तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे रखा है यहाँ पे, तो इन्होंने चीड़ के मारे वहाँ रखे जीड़ी में आदमी है, मुर्दे पड़े रहते, इतना कुछ। मैंने कहा तबीयत खराब हो जाएगी इसको देख के, कह रहे करना है करो, नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं, नहीं तो घर जाओ। तो मर्द वर्दी तो आज दी गई है, अरे वर्दी के तो चलो हो जाएगी, पर लेकिन तनख्वाह तो बढ़े हमारी जाता, बस जो है आपके सामने है, बस आप मेरी रिक्वेस्ट है आप ये पहुँचा दो मुख्यमंत्री जी के पास बिना सूचना के हटाए। अगर मैं रात को 9 बजे अपने घर गई हूँ और मेरे साथ कुछ हो जाता तो सैनी जी लेते मेरा जिम्मेदारी, या ये CMO लेते या CMS लेते। नहीं, उन्होंने सुनी है बात, कार्ड दिया है, कोई बात होगी उनको बताएंगे। तो इनके पास कोई कार्ड वगैरह नहीं है। ESIC का एक TIC सर्टिफिकेट होता है, वो भी इनके पास में उपलब्ध नहीं है। दूसरा इन्होंने बताया कि PF तो इनका कट रहा है, बाकी अभी इनको सुविधा जैसे PF में बीच में UN नंबर के द्वारा अपने पैसा निकलवाने के लिए होता है, तो अभी इन्होंने नहीं निकलवाया, चलो ये कोई विषय नहीं है। दूसरा इन्होंने एक और बात रखी है कि इनका जो वेतन है वो कम जितना कि होना चाहिए, जैसे 12,600 रुपया जो वेतन है वो नहीं होकर के 7,000 रुपये इनको मिल रहा है। तो 7,000 वेतन मिलना एक बड़ा ही एक गंभीर मैं मानता हूँ कि विषय है। मंथ मिल रहा है, लेकिन जो ठेकेदार का है उसमें अभी इन्होंने मुझे जैसे बताया कि 15 महीने हो गए हैं इनका जो उनको बिल नहीं पास हो रहे, तो बिल के बारे में वो मुझे एक बार और जानकारी देंगे, और आज की कार्रवाई रिपोर्ट में मैं इसको भी मेंशन करूंगा। आज माननीय आयोग के सदस्य श्री विनय प्रताप जी यहाँ आए हैं, और सभी कर्मचारियों से उन्होंने स्वयं 1-to-1 करके बातचीत की कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, आपको आपकी सेफ्टी के लिए क्या क्या मिलता है, आपको ड्रेस मिलती है, आपको बीमा है आपका, आपको वेतन विसंगतियों के बारे में बात हुई। तो कुछ 1-2 ऐसे प्रकरण आए कि वो 4200 रुपये बोल रहे कि हमको 4200 रुपये मिल रहा है, जो कि बहुत कम है।
और हमारी सफाई आयोग के भी यहाँ पे आए हुए हैं, और श्रम विभाग से भी एक महिला हमारी अधिकारी आई हुई है, तो वो भी बोल रही कि इसमें अभी कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगवंत सिंह कोश्यारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई केंद्रीय मंत्री द इंडियन पब्लिक स्कूल सैलाकुई के ही राजावाला पहुंचे, जहां पर द इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक रविंद्र किशोर सिन्हा जी का 74वां जन्म दिवस यहां पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। द इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति के कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं बिहार से आई हुई लोक गायिका के द्वारा भी अपना गायन प्रस्तुत किया गया। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद बिहार जो कि रविंद्र किशोर सिन्हा हैं, उनके द्वारा 2 पुस्तक का भी विमोचन किया गया। क्षेत्र में इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक आदरणीय R.K. सिन्हा जी का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आज एक छोटा सा उत्सव मनाया जा रहा है। सिन्हा जी हमारे अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, जो इनसे एक बार मिल लेता है वो इनके मित्र हो जाते हैं। ये पत्रकार भी हैं, ये राजनेता भी हैं और ये मैन पावर के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे रविंद्र किशोर सिन्हा जी का ये जो विद्यालय इन्होंने स्थापित किया है, ये भारतीय संस्कारों को भी अपने विद्यार्थियों को देता है। निश्चित रूप से ये विद्यालय हमारे उत्तराखंड को इनकी एक बहुत बहुमूल्य देन है। जहां देश भर में इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के अंतर्गत आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और अपने क्षेत्र व पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं डोईवाला में भी नगरपालिका द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोईवाला नगरपालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि जहां एक और स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षक गणों व तमाम विभाग के कर्मचारियों के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं डोईवाला नगरपालिका द्वारा भविष्य में यहाँ कंपोस्टिंग जो आप देखिए जो कंपोस्टिंग द्वारा किचन व गार्डन के गीले कचरे के घर में ही कंपोजिट जो खाद है वो बनाने के लिए कई परिवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। द्वारा और निदेशालय द्वारा हम लोगों को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर कार्यक्रम करने के निर्देश मिले हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 16 तेलीवाला क्षेत्र में बच्चों की स्वच्छता रैली का आयोजन किया और विद्यालय द्वारा उस पर बच्चों ने वेस्ट टू आर्ट और निबंध प्रतियोगिता का में भी प्रतिभाग किया, जिसके क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस जोड़ने के एक आह्वान भी किया गया। आम जनमानस से यही अपील नगरपालिका और अन्य सभी विभागों से यही अपील की जाती है कि वो नगरपालिका का सहयोग करें, जो भी कूड़ा है उसको नगरपालिका के वाहनों में दें और साथ ही आम जनमानस को जागरूक करते चलें। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन कर्मचारियों की माने तो यहां 3 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई अगर तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। चिकित्सकों का कहना है कि उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि उनकी मांगे जायज हैं और उच्च अधिकारियों को इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम लोग खाली प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से हमारी कई मांगे हैं जो कि विभाग और तथा हमारे उच्च अधिकारी और जो बड़े लोग हैं वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें से मेन मुद्दा हमारा है जो डीपीसी है, जितने हमारे सीनियर हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो ढंग से हर पद के हिसाब से कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, लोगों का एसडीसीपी नहीं लग रही है, उनकी जो सैलरी हाइक नहीं होगा। फिर तीसरी हमारी एक मांग है कि मसूरी को इन लोगों ने सुगम बना दिया है, जो कि पूर्व में 2018 तक दुर्गम था। तो अब यहाँ लोग आना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर,
इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर कम से कम होते जा रहे हैं। अगर यह दुर्गम होगा, कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ बर्फ़ पड़ती है और वो क्या कहते हैं लैंडस्लाइड होती रहती है, बारिश बहुत है, गाड़ियाँ आए दिन गिरती रहती हैं, तो इसको दुर्गम होना चाहिए। मसूरी के उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा देर रात्रि अचानक काशीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शहर की महाराणा प्रताप चौक पर अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान हाल ही में पुलिस विभाग में हुए स्थानांतरण के बाद चार्ज संभालने वाले पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ मृदु व्यवहार करने के आवश्यक निर्देश दिए गए और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने कहा कि जनता का स्नेह और प्रेम सभी मिलेगा, तभी यहाँ पर जनता आप देखिए हम पर विश्वास कर पाएगी। अपराधियों को जेल भेजना बहुत जरूरी है और उसके बाद आप देखिए जनता के बीच में किस तरह से पहले खौफ हो चुका था, लेकिन लगातार पुलिस अब इस पर काम करेगी। ये काशीपुर क्षेत्र के सभी थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज की आज मैंने इस मोड़ पर एक बैठक ली। इनकी बातों को सुना और गश्त, पिकेट और जो रात की चेकिंग होती है उसके लिए जानकारी ली। इनको निर्देशित किया। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे लगता है कि सब गश्त चेकिंग के साथ साथ पुलिस का व्यवहार भी बहुत उचित रहना चाहिए, उस विषय में भी इन लोगों से वार्ता की। और अभी कुछ जो थाने इंचार्जों के ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें मैंने इनको निर्देशित किया कि जो काम पुलिस का है उसको अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जनता का स्नेह और प्रेम हमें तभी मिलेगा जब हम अपराध को भी मुक्त करें और जनता में विश्वास पैदा करें कि जो अपराधी होंगे वो जरूर जेल जाएंगे। सहसपुर पुलिस के द्वारा दोपहिया वाहन का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि लगभग 40 से लेकर 50 वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई। वहीं 5 वाहन सहसपुर पुलिस के द्वारा सीज कर दिए गए। बताते चले कि बिना हेलमेट सवारी दोपहिया वाहनों पर बैठे हुए वाहन चालकों के विरुद्ध एक चालान की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। शहर में आए दिन महिलाओं के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार ऑटो चालकों द्वारा छेड़छाड़ करने के लिए आप देखिए जिस तरह से खबरें वायरल हो रही हैं और खबरों के बाद डीएम ने एक एसओपी जारी करते हुए तय कर दिया कि ऑटो पर अब उनके रूटों के हिसाब से ही कलरिंग सहित चालानों का जो काम है वो किया जाएगा। चालकों का सत्यापन होगा, आई कार्ड आदि की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आरटीओ द्वारा टेम्पो की फिटनेस भी यहाँ पर की जाएगी। और आपको ये भी बताते चलेंगे ये सब पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर अब किस तरह से काम होता है। डीएम साहब द्वारा एक एसओपी जारी की गई है और इसमें एक कमेटी बनाई है। कमेटी में परिवहन विभाग और हमारे एक आरआई भी होंगे, पुलिस विभाग और प्रशासन से अधिकारियों की कमेटी है, जिसमें हमारी गौला रोखड़ जो से ज़मीन है वहाँ पर रूट वाइज सभी ऑटो को बुलाया जाएगा। उनके वाहन स्वामी, उनके ड्राइवर आएंगे, अपने कागजात लेके आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मौके पे ही जो पुलिस विभाग से अधिकारी हैं वो उनके कागजों का सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स। बताते चले कि इन दिनों यहाँ पुछवादून में ही जहरीले सांपों के निकलने का सिलसिला चल रहा है। वहीं आज विकासनगर के ग्राम एटनबाग में जहरीला किंग कोबरा निकला, जिसको सांपों के पकड़ने से आप देखिए किस तरह से जो सांप पकड़ने का एक्सपर्ट है आदिल मिर्जा, उसके द्वारा रेस्क्यू किया गया और उसको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। आदिल मिर्जा के द्वारा बताया गया कि एक जहरीला किंग कोबरा नाभ है जो कि अक्सर हमारे क्षेत्रों में निकलता है। ये इतना जहरीला होता है कि इसके काटने से इंसानों की मृत्यु हो जाती है। मेरा नाम सर्पमित्र आदिल मिर्जा है। आदिल जी, क्या सूचना मिली आपको? अभी हमें एटनबाग 11 के पास से एक घर के अंदर सांप होने की सूचना मिली थी। हमने मौके पर आकर के सांप का रेस्क्यू किया। वो एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा था, जिसे हम भारतीय नाग भी बोलते हैं, और ये सांपों की प्रजाति में एक विषैला सांप है जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हमारे क्षेत्र में निकलता है। किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, कोई हानि नहीं हुई है, पर कभी कभार लोग क्या करते हैं, इन्हें खुद से पकड़ने की या इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। उस समय खतरे बढ़ जाते हैं, ये अपने बचाव के लिए काट लेता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज़ के साथ।